हमारे पास ईकेट 2016 का एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये है कि इन द एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 2%। फर्दरमोर द अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम रेजिस्टर इज 1%। द अनसर्टेनिटी इन पावर लॉस इज, पहला ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 3%, दूसरा ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 5%, तीसरा ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 4% एंड चौथा ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 6%। तो हमने इस एमसीक्यू को किसी ना किसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि हम किस तरह टोटल अनसर्टेनिटी इन पावर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर लॉस का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू V² बाय R। अब P इज इक्वल टू V² बाय R, तो हमें अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंशन है, R भी मेंशन है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V है वो उसने मेंशन की गया दैट इज 1%। अब ये V की अनसर्टेनिटी है, V² की नहीं है। तो V² की निकालने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन करना है पावर रूल। तो पावर रूल ये होता है कि आपके पास जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है गिवन परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो यहाँ पे हम पावर को गिवन परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देन हमारे पास क्या आ जाएगी, V² के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V² दैट इज इक्वल टू पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अनसर्टेनिटी के साथ तो वो बन जाएगा 2%। देन रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी लिख लेते हैं। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R है दैट इज इक्वल टू मेंशन है 2%, वो आपके पास आ जाएगा 2%। अब हमने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर जब हमने टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी होती है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होती हैं वो हमेशा क्या हो जाया करती हैं, ऐड हो जाया करती है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आंसर बनेगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4%। तो यहाँ पे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनता है फिर ये बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 4%। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ईकेट 2016 का ये एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू को हम देखते हैं। स्टेटमेंट ये है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम T इज इक्वल टू 2πL/G, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ये उसने मुझे मेजर्ड वैल्यू दे दी है लेंथ की, इसको मैं लिख लेता हूँ MV मेजर्ड वैल्यू। नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ये जो 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है असल में ये उसने मुझे बता दिया इसका लीस्ट काउंट, या हम इसको कह देंगे ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, ये उसने मुझे बताई है जो 100 वैल्यू है, n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी हो रही है, इज ऑब्जर्व टू बी 100 सेकेंड। ये जो टाइम है इसको मैं स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर दूंगा। t है क्योंकि टाइम पीरियड और इसमें डिफरेंस होता है, तो या इसको मैंने इस वजह से t से रिप्रेजेंट कर दी 100 सेकेंड। करेक्ट टू नियरेस्ट सेकेंड द एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ g इज, हमने जो g की वैल्यू है इसके अंदर हमने बतानी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो इस फार्मूले को लिख लेते हैं। फार्मूला है t इज इक्वल टू 2π√L/G। अब मुझे अनसर्टेनिटी g में चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ। स्केयर लेते ही फार्मूला बनता है t² इज इक्वल टू 4π² L/G। अब मुझे अनसर्टेनिटी g में रिक्वायर है तो g को हम उधर ले जाते हैं और t² इधर आ जाएगा, तो g इधर चला गया और t² इसकी जगह यहाँ पे आएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा g इज इक्वल टू 4π² L/T²। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो 4π² है ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करने में। सिर्फ दो चीज़ें हैं, लेंथ एंड टाइम पीरियड। तो मुझे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिक्वायर है लेंथ में, देन टाइम पीरियड में। अगर मैं इन दोनों में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल देता हूँ तो मेरे लिए जो अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ g होगी वो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो आपके पास होता है मेजर्ड वैल्यू लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मुझे पता है वो 1 मिलीमीटर है। इसको अगर हम मीटर्स के अंदर लिखते हैं तो ये बनता है 0.001 मीटर। देन मेजर्ड वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर बनता है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय
100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ऊपर आएगा 0.1, नीचे भी 0.1, कैंसल आउट होगा तो आपके पास आ जाएगा 1%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में आ गई है? इन लेंथ। अब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए टाइम पीरियड में, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये बराबर होता है n/t। n की वैल्यू हमें पता है 100 वाइब्रेशन है, टाइम भी 100 है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 1। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी 1 है तो टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड हो गया 1/f दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया दैट इज 1 सेकेंड। अब इसके अंदर अगर अनसर्टेनिटी निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम दैट इज लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला लगाया, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड सजेस्ट करता है, 1 है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 100 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये कैंसल आउट हुआ तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में क्या आ गई? 1%। अब मेरे पास लेंथ में भी अनसर्टेनिटी आ गई, टाइमिंग में भी आ गई, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ दैट इज इक्वल टू 1%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी दैट इज इक्वल टू 1%। अब फॉर्मूले में टी नहीं है बल्कि टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर, पावर में अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होना है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 × 1 2%। अब हमें पता है ये डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो टोटल आंसर मेरे पास आ जाएगा वो आंसर बनेगा 3%। इस चीज़ का मतलब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गई? 3%। हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन आ गया। ECAT 2017 का MCQ है, इसकी तरफ क्विकली मूव करते हैं। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज टू बी मेजर्ड फॉर दिस पर्पस अ स्टूडेंट फाइंड्स टू डिफरेंट डिवाइसेस इन लैब। डिवाइस A कैन मेजर लेंथ with absolute uncertainty of 0.5 cm, while device B can make same measurement with the absolute uncertainty of 0.05 cm. For precise measurement the student should, हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है प्रीसाइज मेजरमेंट के बारे में कि प्रीसाइज मेजरमेंट क्या होती है। अब हमें दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये ज़रा क्लियरली हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, अगर मैं डिवाइस A की बात करता हूँ तो डिवाइस A में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.5 सेंटीमीटर है और डिवाइस B में 0.05 है। तो फॉर ए प्रीसाइज मेजरमेंट आपने याद रखना है, जो प्रीसाइज मेजरमेंट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ की? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस चीज़ का मतलब जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगा वो उतनी ज़्यादा प्रीसाइज होगी। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, डिवाइस A के लिए 0.5 सेंटीमीटर है, डिवाइस B के लिए 0.05 सेंटीमीटर है, तो 0.05 छोटी वैल्यू है। इस चीज़ का मतलब B की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, तो जो B की वैल्यू होगी वो मोर प्रीसाइज होगी। फॉर मोर प्रीसाइज वी शुड यूज डिवाइस B। तो इस चीज़ का बेस्ट ऑप्शन बनेगा यूज ओनली डिवाइस B टू मेजर दी लेंथ। तो हम किस डिवाइस को यूज करेंगे? डिवाइस B को यूज करेंगे। ECAT 2018 का MCQ है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक रिड्यूसेस द सिस्टमैटिक एरर फॉर द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जो हमारे पास पूछा गया है वो ये पूछा गया है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर हमें पता है कि हमेशा सर्टन रूल की वजह से होता है और इस एरर को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है, तो वो आपके पास जीरो एरर हो सकता है, पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन ये हमें पता होता है कि ये क्या है। तो जब भी हमने सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करना हो हम सबसे पहले उस डिवाइस के अंदर जो एरर होता है वो फाइंड करते हैं ताकि हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्शन फैक्टर लग सकता है, यहाँ पे हमें किसी किस्म की ज़्यादा रीडिंग्स लेके एवरेज लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो यही होगा कि हम एडजस्टिंग एन एमीटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर। हम एमीटर को इस तरह एडजस्ट करेंगे उसका जीरो एरर रिमूव हो जाए बिफोर मेजरिंग अ करंट। करंट की वैल्यू मेजर करने से पहले हम उसका जीरो एरर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये होगा क्योंकि बाकी सब में एवरेज की बात हो रही है और जो एवरेज वाली होती है वो सिस्टमैटिक नहीं बल्कि हमारे पास जो रैंडम एरर होता है हम उसके अंदर उसको अप्लाई